नमस्कार। आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रजेश इलाही अंसारी के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव का दौर ख़त्म हो चुका है और बंगाल में टीएमसी को कहा जा सकता है कि अप्रत्याशित सफलता मिली है। पूरे बंगाल में टीएमसी ने इस बार 29 सीटों पर कब्ज़ा जमाया है, जिसमें कि आसनसोल भी एक सीट है, जहाँ पर टीएमसी के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा को जीत हासिल हुई है। जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जो नतीजे आए, उनके क्या रैमिफ़िकेशंस होंगे, क्या परिणाम होंगे, क्या आने वाले समय में अ, इ इ इस परिणाम का क्या नतीजा निकलेगा या किस तरह का प्रभाव देश पर या तो यूँ कहें कि प्रदेश और आसनसोल पर पड़ेगा, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली साहब। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। जो नतीजे आए पूरे बंगाल के साथ-साथ आसनसोल की अगर बात करें, तो आसनसोल के नतीजे और बंगाल के नतीजे, कितनी उम्मीद थी ऐसे नतीजों की? नहीं, ये बिल्कुल हम लोग को एहसास था कि मतलब जो नतीजा गोदी मीडिया दिखा रहा है, वो नतीजा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आपने 2021 में देखा था कि यहाँ पे 200 पार का नारा अमित शाह मोदी जी लगाए थे कि 200 पार है, लेकिन उसका उल्टा हुआ, 77 सीट पे समेट गए। उसी तरह का सेम इस बार भी हुआ है कि ये लोग 26 से 31 सीट का गोदी मीडिया दिखा रहा था और ये लोग 12 सीट पे निपट गए ये लोग। तो पश्चिम बंगाल की जनता जो है दूसरे तरह की जनता है। यहाँ की जनता कभी नहीं चाहती है कि ये जो सांप्रदायिक शक्ति जो है पश्चिम बंगाल में आए और यहाँ का माहौल को बिगाड़े। यहाँ का संस्कृति और सभ्यता ये यहाँ का बहुत ही शानदार है। यहाँ पे सब जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते हैं। आप हर जगह देखेंगे नवरात्रि का जुलूस निकलता है तो मुसलमान लड़के बहुत सारे शामिल होते हैं, आप देखे होंगे। तो त्योहारों में भी सब लोग आते हैं, एक दूसरे के घर पे जाते हैं, दुर्गा पूजा में सब लोग एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पे धोबीकरण इस तरह का, चाहे जितना भी चिल्ला ले, मोदी हो, इससे योगी हो, अमित शाह हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता जो है ये सांप्रदायिक शक्ति को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। हमने चुनाव से पहले और चुनाव के दरमियान भी देखा कि बहुत से मुद्दों को उछाला गया, विपक्ष द्वारा टीएमसी के खिलाफ बंगाल में बहुत से मुद्दों को उछाला गया, चाहे वो जो नौकरी के प्रत्याशी अभी आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, वो वाला मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर सबसे लेटेस्ट संदेश खाली का मुद्दा हो। इसके बावजूद जो सफलता मिली टीएमसी को, जो कामयाबी मिली, उसका श्रेय आप किसको देंगे? सबसे पहले तो एक बात बता दें कि संदेश खाली का जो मुद्दा इन लोग क्रिएट किया था, ये तो बनाया हुआ मुद्दा था। तो स्पष्ट हो गया कि बनाया हुआ मुद्दा था। और संदेश खाली में 3.5 लाख वोट से हम लोग के जो माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट थे वो जीते वहाँ पे। तो ये संदेश खाली तो मामला ऐसे ही ख़त्म हो जाता है कि मतलब वहाँ की जनता ममता बनर्जी के साथ में है। और जो भ्रष्टाचार और लड़के जो बैठे हुए हैं, ये तो कानूनी बात है ना। कानूनी बात में ये ममता बनर्जी देख रही, ममता बनर्जी बड़ा दिल की रहम दिल है। वो चाहती हैं कि मतलब जो बच्चे रोड पे बैठे हुए वो कैसे उसको लाया जाए, उसका कोई रास्ता निकल जाता तो ममता बनर्जी श्योर उन लोगों को नौकरी पे ले आती। बंगाल से अगर बाहर की बात करें, बंगाल से थोड़ी देर के लिए अगर बाहर निकलें और विशेषकर अगर यूपी पे फ़ोकस करें, यूपी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहाँ पे पिछले 2019 के चुनाव में भाजपा को 80 में से 68 सीटों पर कामयाबी मिली थी। वहाँ पे योगी आदित्यनाथ दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। इसके बावजूद यूपी में और ख़ास करके जिस लोकसभा सीट के अंतर्गत अयोध्या आती है, उस फैज़ाबाद में भाजपा की पराजय, भाजपा की शिकस्त, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश की जनता जो है वो कभी नहीं चाहती कि देश के अंदर में नाइत्तेफाकी फैले। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हमारा देश का डेमोक्रेसी है, सेकुलर देश है हमारा। तो
जनता ने उसका जवाब दे दिया, हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके उसका जवाब जनता ने फैजाबाद में दे दिया, अयोध्या में दे दिया कि ये जो आप मंदिर बनाया, ये आस्था के बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था, वहाँ पे पूरे देश के मुसलमान एक लफ्ज़ भी कुछ नहीं कहा और उस फैसले को उसको मान लिया। मान के मतलब पूरा देश में इतना बड़ा फैसला आया, उसको कहीं भी एक जरा सा दंगा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मुसलमानों ने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको सर आंखों पे हम रखते हैं, और वहाँ पे मंदिर बनाया गया। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के से बना है, लेकिन उसका भी श्रेय ये बीजेपी वाला लेना चाहते थे कि हमने बनवा दिया, हमने बनवा दिया। आपको मालूम है कि 1990 में जब पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था, तो उसमें एक ही मसला ये था कि अयोध्या छोड़ के बाकी का जितना भी और जगह जो डिस्प्यूट जगह, उस पर कभी भी कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे चल रहा वैसे ही चलना चाहिए। अयोध्या का लड़ाई चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई पहुंचा हुआ था, उसका फैसला आया, सब लोगों ने मान लिया और जनता ने फैजाबाद का सीट पे बीजेपी को हरा के ये बता दिया कि आपका जो मुद्दा है, ये मुद्दा नहीं चलने वाला है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि खास फैजाबाद और अयोध्या की जनता ने ही, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं या टीएमसी आरोप लगाती है भाजपा पे कि वो फिरका परस्त है, फिरका परस्ती की राजनीति करती है, उसको नकार दिया। लेकिन विपक्ष की अगर माने मतलब बंगाल में अगर विपक्ष की माने, खास करके भाजपा की अगर माने, तो टीएमसी पे आरोप लगता है कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अगर हम चुनाव के दरमियान एक आपके टीएमसी के एक एमएलए का बयान अगर हम देखें, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ 70-30 की बात उन्होंने कही थी कि 70% जो है वो 30% पे हावी पड़ेंगे। तो कहीं न कहीं फ़िरका परस्त की जो सियासत है, वो तो आप लोग भी करते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आपको एक बात बता दें, आपको मालूम होगा कि हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक तो बात बयान दिया था कि हमको 15 मिनट का टाइम दे दे तो पूरे देश में हम मतलब मुकाबला कर सकते हैं। तो इस तरह का बयान जो है बेतुका बयान है। ये इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए। सेकुलर देश हमारा है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारगी के हिसाब से रहते हैं। और इस तरह का जो हुमायूं कबीर साहब का बयान है, ये अपने आप को हाईलाइट करना है। हमको तो लगता है कि मतलब जिस तरह का बयान है, उस बयान पे उनके ऊपर में केस हो सकता है। तो इस तरह का बयान तमाम लीडरों से कहेंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा सेकुलर है। कहीं पे मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, कहीं पे हिंदू की आबादी ज़्यादा है। इसी तरह से हमारा देश है। ये देश हमारा जो है एक क्या बोलते हैं, फूलों का गुच्छा की तरह है कि उसमें अगर उस पिरो दे सबको तो एक माला तैयार हो जाता है। तो उस तरह का देश है। इस तरह का देश में इस तरह का भाषा बोलना ये सही नहीं है, हम इसका निंदा करते हैं। अब आगे अगर देखें, अब आगे क्या? अब तो जो एनडीए गठबंधन है, उनको 290 के आसपास 290-91 सीटें मिली हैं। इंडिया गठबंधन को 222-23 के आसपास मिली है, 24 मिली है। तो क्या अब कल बैठक भी हुई एनडीए की भी, इंडिया की भी, तो क्या अब आपको लगता है कि कहीं न कहीं एक इंडिया को जोड़-तोड़ की राजनीति करनी चाहिए, या जो जनादेश मिला है विपक्ष में बैठने का, उस वही करना चाहिए? देखिए, ये सब बातें तो हाई लेवल का बात है। ऊपर के नेता जो हैं वो बैठ के फैसला करेंगे कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमको लेकिन एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान याद है कि ये लोग जो गठबंधन कर रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री कौन होगा? अगर होगा तो कोई 1 साल के लिए होगा, कोई 2 साल के लिए होगा। हर साल प्रधानमंत्री चेंज होंगे, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री होंगे। तो जनता ने इसका जवाब दिया है और अलमत का सरकार बना दिया है बीजेपी का, एनडीए का। अब बैसाखी पे ये सरकार चलेगी। अब ये सरकार कितना दिन टिकेगी? अब इसमें कब
क्या होगा नहीं होगा ये आने वाला भविष्य है, भविष्य बताएगा कि क्या होगा। मोदी जी जिस तरह का बात कहते थे अहंकारी भाषा, वो अहंकारी भाषा पे रोक लगा दिया है जनता ने। यानी कहीं न कहीं अगर 90 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी के उस ऐतिहासिक भाषण को याद करें जिसमें उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर ये तोहमत तोहमत तो नहीं कहेंगे, कटाक्ष कहेंगे, कटाक्ष किया था कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो कहीं न कहीं इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और अब नरेंद्र मोदी को भी यही भानुमति के कुनबे को एक साथ जोड़ के अब मोदी सरकार नहीं, अब एनडीए सरकार चलानी पड़ेगी। बिल्कुल, एनडीए सरकार ही चलाना पड़ेगा और इस सरकार के ऊपर में अब कितना भरोसा कर सकती है जनता। अब देखना ये है कि नरेंद्र मोदी जी का जो बहुमत का सरकार किस तरह से चलाते थे और अलमत का सरकार किस तरह से चलाएंगे, ये देखना है। ये देश देखेगी कि क्या कर सकते हैं मोदी जी। जो बड़ी बड़ी बात, उनका बोलने का स्टाइल, मतलब जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने इलेक्शन के दौरान, ये भाषा एक प्रधानमंत्री का गया गुजरा भाषा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनका कभी भी एक भी शब्द गलत कभी नहीं निकला है। वो बीजेपी से थे, आज भी हम उनका सम्मान करते हैं और मोदी जी सम्मान के लायक नहीं है। चलिए, ये आपकी राय है और हर एक इंसान को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। अब मेरा आखिरी सवाल सर कि यहाँ से एक बार फिर लगातार दूसरी बार टीएमसी को कामयाबी मिली। आप आसनसोल लोकसभा क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो आसनसोल की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने आसनसोल में फिर से शत्रुघ्न सिन्हा को जीत दिलाया है। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ की जनता को, खास करके मुसलमान को, कि उन्होंने एक तरफा आसनसोल में हर जगह से वोट कास्ट किया है। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं और हर जगह से किसी भी इलाका में आप जाके देखेंगे, बूथ वाइज देखेंगे। हम लोग तो अपना बूथ यहाँ पे देख रहे थे, बूथ में एक तरफा अगर 500 वोट अगर टीएमसी को गया है तो 5 वोट बीजेपी को गया है, ये रेशियो था। तो मुसलमान यहाँ के जो हैं हमेशा सेकुलर लोगों को पसंद करते हैं और सेकुलर लोगों को आगे बढ़ाते हैं। जब तक बीजेपी अपने आप को चेंज नहीं करेगी, पश्चिम बंगाल में कभी नहीं आ सकती। जी हाँ, सोहराब अली साहब का ये कहना है कि भाजपा का जो एक फ़िरका परस्त चरित्र है, जब तक वो इसमें तब्दीली नहीं करेगी, बंगाल की जनता और यूँ कहें कि जो मुस्लिम समुदाय है, उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो ऐसा देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बहरामपुर से अधीर चौधरी के खिलाफ यूसुफ पठान को खड़ा करना, चुनाव लड़वाना ममता बनर्जी का एक मास्टर स्ट्रोक रहा। तो सर, आसनसोल टाइम्स से बात करने के लिए धन्यवाद और एक बार फिर से टीएमसी की इस प्रचंड जीत पर आपको बधाई। तो ये थे सोहराब अली साहब, रानीगंज के पूर्व विधायक, हालिया लोकसभा चुनाव और उसके नतीजों पर अपनी बेबाक राय जताते हुए उनका ये साफ कहना है कि बंगाल की जनता की सोच अलग है और जब तक भाजपा अपने फ़िरका परस्त माइंडसेट को, एटीट्यूड को चेंज नहीं कर सकती, बंगाल की जनता भाजपा को कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो ऐसे ही राजनीतिक शख्सियतों और अन्य गणमान्य लोगों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। इसके लिए आपको बने रहना होगा आसनसोल टाइम्स के साथ। अभी के लिए नमस्कार।